के साथ 10 बिलियन अमेरिकी डॉलर का व्यापार समझौता किया है। भारत की फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के 90% कच्चे माल के लिए भारत चीन पर ही निर्भर है। इस तरह अगर चीन से व्यापारिक रिश्ते बिगड़ते हैं तो जरूरी दवा के लिए कच्चे माल की उपलब्धता प्रभावित हो जाएगी। भारत को WTO का सदस्य होने के नाते भी चीनी वस्तुएं आयात करना जरूरी है। चीन और भारत की व्यापारिक साझेदारी 4,60,000 करोड़ की है और चीन भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। भारत निर्यात की तुलना में 7 गुना ज्यादा माल चीन से आयात करता है। भारत में चीन से आयात होने वाले उत्पादों पर नजर डालें तो पता चलता है इलेक्ट्रॉनिक्स में 32.02%, न्यूक्लियर रिएक्टर, बॉयलर्स और पार्ट्स में 17.01%, ऑर्गेनिक केमिकल्स में 9.83% और फर्टिलाइजर्स में 5.3% आंकड़ा सामने आता है। आधुनिक जिंदगी का अहम हिस्सा मोबाइल जब हम चीन से आयात करने पर मजबूर हैं तो फिर चीन के साथ व्यापार बंद करना किस तरह मुनासिब होगा, ये बड़ा सवाल है। कुछ साल से सौंदर्य प्रसाधन, रक्षा उपकरण के सामान से लेकर यात्रा सुविधा के साधन जैसे रेल, मोटर गाड़ी के सभी पार्ट्स चीन से ही आयात किए जाते हैं। देश का बुनियादी ढांचा, कृषि जब अभी चीन के यंत्रों और फर्टिलाइजर्स पर निर्भर है, तब तक चीनी सामान का बहिष्कार किस तरह किया जा सकता है, ये सवालों के घेरे में है। अब आपको बताते हैं भारत चीन से क्या क्या खरीदता है। आयरन और स्टील 5.82%, प्लास्टिक और उससे बनी चीजें 2.74%, फोटोग्राफी उपकरण 2.09%, बोट्स 2.05%, आयरन स्टील से बनी चीजें 1.92%, रेलवे के अलावा अन्य वाहनों के पुर्जे 1.81%। चीन भारत के लिए ही नहीं, दुनिया के बड़े ब्रांड्स का मैन्युफैक्चरिंग हब बन चुका है। नामी गिरामी कंपनियों के ज्यादातर उपकरण चीन से ही निर्मित होते हैं। चीनी उत्पादों के दाम सस्ते होने के कारण भारत के बहुत सारे उत्पादक वर्तमान में केवल और केवल ट्रेडर्स बनकर रह गए हैं। दरअसल दिक्कत यह है कि जितने मूल्य में भारत में उत्पाद बनता है, उससे कम दाम में वो मेक इन चाइना के ठप्पे के साथ बाजार में आ जाता है। चीन ने विश्व ही नहीं, पूरे दक्षिण एशिया पर कब्जा जमा रखा है और अपनी वस्तुएं बेच रहा है। अब अगर भारत चीन को जवाब देना चाहता है तो उसे चीन को उसके पायदान से बेदखल करना होगा। इसके लिए भारत को अपने उत्पादन क्षेत्र को बढ़ाना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जन टीवी, जयपुर। नमस्कार जंटी में स्वागत है आपका। मैं हूं योगेंद्र, आप देख रहे हैं खास खबर। खास खबर में हम बात करेंगे पूर्वी लद्दाख यानी कि गलवान घाटी के बाद से अभी तक भी देश में आक्रोश थमने का नाम नहीं ले रहा है। देश उद्वेलित है। चाइनीज प्रोडक्ट्स की होली जलाई जा रही है, बहिष्कार की बातें की जा रही हैं और शहादत का बदला लेने के लिए
युवाओं में काफी जोश है, लेकिन कई चीजें ऐसी हैं, निश्चित रूप से रग में खून दौड़ता है जब इस तरह की घटनाओं को कोई भी सुनता है। 20 जवानों को अगर इस तरह से उनकी शहादत को हर कोई चाहता है कि व्यर्थ ना जाए, लेकिन हो क्या आगे, क्योंकि चाइना के साथ में कुछ एग्रीमेंट्स, बहुत सारी चीजें, कहना सही है कि बिल्कुल हर किसी को लगता है, आज मेरा भी खून खोल रहा है कि मैं भी कह सकता हूं कि हम क्यों डिपेंड है चाइना पे, चाइना को बाइकआउट करिए। लेकिन ये कितना तर्क संगत है, कितना तार्किक है, हम कितने समय में कर सकते हैं, क्या वास्तव में आज हमारी वो पोजीशन है कि हम चाइना को आइसोलेट कराने के लिए हम अपनी पूरी कोशिश करें, लेकिन कितना क्या कारगर हो सकता है। हाल ही के अंदर जब मोदी साहब गए थे चाइना 2013 के बाद, यानी कि इनका पिछले कार्यकाल में $10 बिलियन का हमारा एग्रीमेंट हुआ था, ट्रेड एग्रीमेंट। कुछ चीजें ऐसी हैं कि आज बात सही है कि बिल्कुल आज हमारे पास में प्लेटफॉर्म है। कोविड-19 के बाद से दुनिया की निगाहें भारत पे टिकी हुई हैं। चाइना से कई बार ये बात जिक्र होता है कि 1000 इंडस्ट्रीज माइग्रेट करना चाहती हैं, वो हिंदुस्तान उनको उचित प्लेटफॉर्म लगता है। तो ये तमाम जो पहलू है उनको लेकर के चर्चा करेंगे। डिफरेंट टाइप के एग्रीमेंट्स भी हुए ताकि वहां पे कोऑपरेशन बना रहे डिफेंस के साथ में और इस तरह की स्थितियां नहीं बने। लेकिन अभी भी एक बड़ा सवाल उठता है कि अगर जवान निहत्थे थे तो ये सब परिस्थितियां कैसे हुई, जब सामने वाले के पास में अगर किसी भी तरह के वेपन तो हम निहत्थे क्यों रहे। लेकिन एस जयशंकर जो हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं, उन्होंने कहा कि निहत्थे जवान कभी नहीं होते हैं, जैसे पोस्ट से निकलते हैं तो उनके पास में वेपन्स होते हैं। तो ऐसी स्थितियां क्यों बनी। हमारे साथ इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए ब्रिगेडियर भगवान सिंह जी हमारे साथ जुड़े हैं। अंतरराष्ट्रीय व्यापार को पूरी तरह से बताने के लिए हमारे पास अजय गुप्ता जी हैं आज साथ में पैनल में। मदन राठौड़ जी भाजपा नेता हमारे साथ में है। विक्रम सिंह जी कांग्रेस नेता हमारे साथ। आप सभी का स्वागत है। मैं भगवान सिंह जी के पास जाना चाहूंगा सबसे पहले। सर, जिस दिन हम चर्चा कर रहे थे तब तक मीडिया रिपोर्ट्स और डिफेंस ने इस बात को लेकर के खारिज नहीं किया था। यही जानकारी मिल रही थी कि एक कर्नल और 2 सोल्जर की कैजुअलिटी इसमें हुई है, उनकी शहादत हुई है। लेकिन 20 जैसे किसी ने भी सुना, 1 घंटे बाद ही मीडिया रिपोर्ट्स आई, डिफेंस ने इस बात को लेकर के कहा कि हाँ 20 जवानों की शहादत हुई है। तो निश्चित रूप से जो जिस पोजीशन में था सुनकर के अपने आप को वह रोक नहीं पाया। लेकिन अभी क्या कहा जाए, वहां पे जो बॉर्डर की अगर बात करें 1996 से लगातार ये सिलसिला चल रहा है। 93 में पहली बार शायद जो 75 के बाद में एग्रीमेंट हुआ, अरुणाचल प्रदेश में 4 जवानों की शहादत हुई। उसके बाद से नरसिम्हा राव साहब ने एग्रीमेंट किया, वो बढ़ता हुआ अटल बिहारी वाजपेयी जी, नरेंद्र मोदी जी तक सबने सतत कोशिश की कि बॉर्डर पे 3500 किलोमीटर का जो हमारा एलएसी है उसपे किसी भी तरह की प्रॉब्लम ना हो। लेकिन 45 साल बाद में जवानों की शहादत है। डिफेंस में देखिए 2 तरह की बातें होती हैं। चाइना में भी एग्रीमेंट ऊपर के स्तर पे कुछ होते हैं जिसे हम कहते हैं डिप्लोमेटिक, और नीचे डिफेंस। क्योंकि ये मैं इस वजह से सवाल कर रहा हूं आपसे, मैं समझना चाहता हूं उस बात को, दर्शक समझना चाहते हैं कि एक तरफ डिफेंस ऑफिसर्स की चर्चा, डिप्लोमेट्स की चर्चा, और दूसरी तरफ वहां पे गलवान घाटी में जिस तरह की स्थितियां बनती हैं। तो ये मैं जानना चाहता हूं कि क्या वास्तव में ऐसे हालात पहली बार बने हैं कि ये तो बिल्कुल आम बात है कि साहब आप ऊपर वाले उस पर डिसीजन कर रहे हैं, बॉर्डर पे जो है वो आपस में कुछ भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ रहता है? तो अगर है तो फिर आज भी हमें सावधान तो रहना ही होगा, चाहे कितनी चर्चा चल रही है। देखिए, बात यह है कि पहली बात तो ये एक तथ्य है कि एक प्रोटोकॉल है जिसमें आप वेपन यूज नहीं कर सकते, फायर नहीं कर सकते। यस, लेकिन उसमें कई किस्म की क्लोजेज हैं, सब क्लोज हैं, सब क्लोज हैं। कैसी किस स्थिति में आपको क्या कर सकते हैं, क्योंकि अभी स्थिति साफ नहीं है। लेकिन मैं मेरे मिलिट्री बैकग्राउंड से मैं जो समझता हूं क्या हुआ होगा, ये एक कंजक्चर है, एक किस्म का सोच है कि ऐसा हो सकता है। यस, हथियार वो जरूर लेके गए हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। क्योंकि हथियार जब लेके जाते हैं तो वो एज पर प्रोटोकॉल स्लिंग किया हुआ होता है, पीछे होता है। नॉर्मली आपने देखा होगा पेट्रोल जब पेट्रोलिंग पे जाते हैं या मूव करते हैं, टेक्निकल मूव करते हैं ऑपरेशंस में, तो बैरल आगे होता है। और जब आप प्रोटोकॉल के एरिया में हो और बात करने जा रहे हो तो आपका बैरल नीचे होता है और स्लिंग यानी वेपन पीछे होता है और स्लिंग आगे होती है। नंबर 1। नंबर 2, हथियार का मैगजीन निकाला हुआ होता है, क्योंकि हो सकता है किसी से एक्सीडेंटली फायर हो जाए
चाहे वो अनबूझ के करे या पहाड़ों में चल रहे हो, गिर के किसी तरह से मैगजीन से गन लोड हो जाए और फायर हो जाए, और एक बार फायर हो गया तो फिर ये कंट्रोल में सिचुएशन नहीं रहती। नंबर 2। नंबर 3, अब वहां क्या हुआ होगा, डेफिनेटली वो वेपन लेके गए हैं, वेपन स्लिंग आर्म से पीछे है और वो पहाड़ के ऊपर चढ़ रहे हैं। नाउ ये भी सुनने में आपके मीडिया से ही पता लगा है कि चाइनीज पेट्रोल, हमारी जो पेट्रोल आ रही थी उसको राइट फ्रॉम देयर मूव, जहां से कैंप से चले हैं, वो ड्रोन्स के थ्रू मॉनिटर कर रहे थे और उनको पता चल रहा था कहां कहां चल रहे हैं। दूसरा, वो पहाड़ से ऊपर बैठे हैं और हम नीचे से ऊपर जा रहे हैं, और आपने गलवान घाटी का एरिया जहां इस किस्म के खड़ी चट्टाने हैं और रास्ता ऐसा है जहां तंग रास्ते से होके ऊपर चढ़ने वाला या नीचे आने वाला आता है, तो ऐसे टेरेन में आप ऊपर चढ़ रहे हो सिंगल लाइन या डबल लाइन जैसे भी, और जब भी मूव करते हैं कोई आप मेले में नहीं जा रहे हो, सब इकट्ठे होके नहीं जा रहे हैं, एक फॉर्मेशन के थ्रू जा रहे हैं, जहां आगे एक स्काउट होगा, दूसरा स्काउट होगा और उसके बाद में सीओ की पार्टी होगी, और सीओ कभी भी बिना प्रोटेक्शन पार्टी के ऑपरेशनल एरिया में मूव नहीं करता है। उनकी एक ड्रिल है, उसके मुताबिक उसकी प्रोटेक्शन पार्टी होती है, उसकी मिनिमम स्ट्रेंथ होती है, तो उसके मुताबिक ये प्रोटेक्शन पार्टी जरूर उनकी गई होगी। क्या हुआ होगा, हो सकता है वो प्रोटेक्शन पार्टी को ज्यादातर को पीछे छोड़ दिया हो कि आगे जाएंगे तो हो सकता है चाइनीज इतनी बड़ी स्ट्रेंथ में आए तो थोड़ा एजिटेटेड हो जाएंगे और शांति वार्ता में थोड़ा दखल हो जाएगी, तो हो सकता है उनकी डिस्क्रिशन से थोड़े आदमी उन्होंने पीछे छोड़ दिए हों, लेकिन फिर भी तकरीबन 20 आदमी इंक्लूडिंग सीओ ऊपर चढ़े हैं। नाउ मैं ब्रिगेडियर साहब इससे पीछे एक बात कहना चाहूंगा, क्योंकि वॉशिंगटन पोस्ट और कई पेपर्स ने इस बात को लिखा कि कई सोल्जर अभी लापता भी बिल्कुल नहीं है, डिफेंस की ओर से भी, और एस जयशंकर उन्होंने भी, विदेश मंत्रालय की ओर से शायद सेक्रेटरी है, उन्होंने अभी ब्रीफ किया है और उसमें बताया कि अभी कोई सैनिक लापता नहीं है और ना भारत की तरफ से किसी भी समझौते का उल्लंघन किया गया है। शायद 1996 में जब समझौता हुआ था तो उस समय यह था कि दोनों देशों के मध्य विश्वास बढ़ाया जाएगा और बॉर्डर पे किसी भी तरह की कोई तनाव नहीं होगा। और मैं एक बात और जानना चाहता हूं कि बॉर्डर पे कई बार इस तरह के हालात बने हैं, कहा जाता है कि धक्का मुक्की कई बार हुई है, क्योंकि एलओसी पे डिफरेंट पोजीशन है हमारी भारत पाकिस्तान के बीच में, लेकिन वहां पे धक्का मुक्की तो डोकला में भी हुई और भी कुछ जगह की रिपोर्ट्स आ रही थी, लेकिन 45 साल बाद ये रिपोर्ट पहली बार आई है। तो ये एक बात और मैं कहना चाहूंगा यहाँ पे, यह कि माना जा सकता है कि चाइना की सोची समझी साजिश थी ये? बिल्कुल सोची समझी साजिश थी साहब, एक किस्म का एम्बुश था। जब सीओ की पार्टी आ रही है और ड्रोन से उनको पता चल रहा है तो वो एम्बुश लगा के बैठे हुए थे, और आप ये समझिए कि 20 आदमी जा रहे हैं और एकदम से पहाड़ से उनको धक्का देके नीचे गिरा दें, ज्यादा कुछ बांटने मुड़ने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि वो चट्टानों के साथ से जा रहे हैं और नीचे नदी है, नदी में सब जीरो टेम्परेचर से फ्रीजिंग पॉइंट पे पानी बह रहा है और 5-6 फीट तक पानी है। तो आप ये देखिए इनकी मौत कैसे हुई है। आप मौत हुई है, उनके पत्थर बरसे हैं लाठी से, उनके नेल गाड़ी हुई लाठियों से, उनके ऊपर चार्ज हुआ है और धक्का मुक्की हुई है। धक्का मुक्की जो आप बता रहे हैं वो तो आपने देखा होगा फिंगर एरिया में, फिगर 4 में 2 बार हो गई, सिक्किम में नखुला में हुई है वो धक्का मुक्की। एक मैं ब्रिगेडियर साहब वापस लौटूंगा, मैं वापस लौटूंगा आपके पास में। मैं एक बार अजय गुप्ता जी के पास में जाना चाहूंगा। अजय जी, ये कितना तार्किक है कि ये तो बात सही है कि लोकल को वोकल बनाइए, आप इन प्रोडक्ट्स का बहिष्कार करिए, लेकिन ये कहना और इसको प्रैक्टिकली हम देखें तो किस तरह से देखा जाए? वास्तव में अभी संभव है कि हम देखें, आज भी इंपोर्ट ज्यादा करते हैं चाइना से, एक्सपोर्ट बहुत कम है। इंपोर्ट जो है हमारा वो लगभग 56 यानी कि करीब 57 अरब डॉलर का है, और हमारा जो एक्सपोर्ट है वो काफी कम है, यानी कि 3 से 4 गुना ज्यादा हम इंपोर्ट करते हैं एक्सपोर्ट की बजाय। तो हमारी डिपेंडेंसी, ये कह सकते हैं कि आज की परिस्थिति को देखें तो अगर आज हम बिल्कुल किसी भी तरह से हम ट्रेड एग्रीमेंट्स को अगर उनको छोड़ देते हैं वहां से कि नहीं हमें कुछ नहीं लेना ना देना है, तो कितना सर्वाइव कर पाएगा इंडिया? नहीं, इसमें जो आप ट्रेड डेफिसिट है इंडिया और चाइना के बीच में वो 6 गुना है। कि हम यदि 100 रुपए का एक्सपोर्ट करते हैं तो 600 रुपए का इंपोर्ट करते हैं, 6 टाइम्स है।
फिगर्स। और उसमें सबसे बड़ी इश्यूज ये है कि मैक्सिमम रॉ मटेरियल, चाहे वो बल्क ड्रग का हो, चाहे स्टील का हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक्स हो, कई सेक्टर तो ऐसे हैं कि 90% चाइना पे डिपेंड करते हैं। आज ऑटो कंपोनेंट सेक्टर पूरा चाइना पे डिपेंड करता है, बल्क ड्रग का रॉ मटेरियल चाइना पे डिपेंड करता है, इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर पूरा चाइना पे डिपेंड करता है। अब ये बात सच है कि कुछ प्रोडक्ट ऐसे हो सकते हैं, जैसे आज खिलौने हैं, ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट ऐसे हो सकते हैं कि जिनमें बहुत ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता और वो इमीडिएटली अपन कह सकते हैं कि आप चाइना से रोक लीजिए, हम आत्मनिर्भर बन सकते हैं। लेकिन एट द सेम टाइम हमें यह भी समझना पड़ेगा कि सरकारों की बिना मदद के जनता आंदोलन चला लेगी, हम हिट कर लेंगे चाइना प्रोडक्ट से, लेकिन बिना सरकार के सहयोग के, बिना सरकार की विलिंगनेस के, फर्मनेस के, डिटर्मिनेशन के ये सफल नहीं हो सकता। आज हमें बहुत लाइटनिंग स्पीड से काम करने की जरूरत है। आज हमने कई बार पढ़ा कि 1000 कंपनी आने को तैयार है, ये आने को तैयार है। ग्राउंड रियलिटी ये है कि उसमें से 80% कंपनियां ऑलरेडी वियतनाम, थाईलैंड, इंडोनेशिया में जा चुकी हैं। हम खाली बातें कर रहे हैं, बहुत अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं, लेकिन उन कंपनियों को यहाँ पे लाने के हमने कोई प्रयास नहीं किए, किसी भी लेवल पे नहीं किए। ये सच्चाई भी हमें जाननी चाहिए। केवल अखबारों में सुर्खियां बनती रही। हाँ जी, मैं आपको फिगर दे सकता हूँ, 80% कंपनियां यहाँ से मतलब इंडिया में नहीं आई और वो जा चुकी। वियतनाम जैसी कंट्री में मेजर इन्वेस्टमेंट चला गया। अब दूसरी सबसे बड़ी समस्या ये है कि कुछ ऐसे इश्यूज हैं कि जो बहुत ज्यादा जॉइंट वेंचर, बहुत सारी इंडियन कंपनीज हैं जो चाइना में माल बनवा के यहाँ बेचती हैं। इंडियन इन्वेस्टमेंट्स हैं वो बनता चाइना में है। आज ऐसे बहुत सारे सेक्टर हैं जो इंडिया की कंपनियां वहां फैक्ट्री लगा के बैठी हैं, चाइना जॉइंट वेंचर करके बैठी है, प्रोडक्ट यहाँ बन के आता है, चाहे वो सैनिटरी टाइल का हो, चाहे फर्नीचर हो, आप नाम ले लीजिए, इंडियंस वहां हैं और इंडियन इन्वेस्टमेंट्स हैं और वो इंडिया को एज ए मार्केट वहां प्रोडक्शन होता है। अब वो सारी सिचुएशन को अब एकदम से एड्रेस कैसे किया जाएगा, ये मतलब ठीक है, हम देशभक्ति के लिए नारे लगा सकते हैं, लेकिन वो एड्रेस करना एक इंडस्ट्री बिजनेस में वो थोड़ा डिफिकल्ट है। दूसरा, आज WTO की बात आती है कि हम एकदम से नहीं रोक सकते, लेकिन WTO के प्रावधानों में भी बहुत अच्छे स्कीम्स हैं कि आप एंटी डंपिंग ड्यूटी का, या जैसे अमेरिका ने किया, आप ड्यूटी बढ़ा के धीरे धीरे करके चाइनीज सामानों को महंगा करिए। देखिए, जब तक चाइनीज सामान महंगे नहीं होंगे ना हमारे देश में, जब तक हमारे मैन्युफैक्चरर, हमारे एंटरप्रेन्योर फैक्ट्री नहीं लगाएंगे। आज बहुत लोग फैक्ट्री ढूंढ रहे हैं। आज बहुत लोगों के कोविड के बाद बिजनेस नीचे गए और वो अल्टरनेटिव बिजनेस ढूंढ रहे हैं। आज यदि उनको मालूम चल जाए कि यार चाइना से सामान नहीं आ रहा और हम यहाँ फैक्ट्री लगाएं और हमारा माल बिक जाएगा, तो भाई साहब क्यों नहीं लगाएंगे? हम एंटरप्रेन्योर हैं, जब हम चाइना में जाके लगा सकते हैं, वियतनाम में जाके लगा सकते हैं, तो यहाँ क्यों नहीं लगा सकते? आज ये किसी भी उद्योगपति को ये वो नहीं है कि मैं यहाँ फैक्ट्री लगाता हूं तो मैं कॉम्पिटिटिव कितना हूंगा, और वो कॉम्पिटिटिव जब तक ड्यूटी नहीं बढ़ाएगी ना सर। अजय जी, क्या लगता है हमारे यहाँ वो एटमॉस्फेयर ट्रेड वाला हम डेवलप नहीं कर पाए इतने साल बाद भी? हम नहीं कर चाइना का अल्टरनेट बनना तो चाहते हैं, लेकिन वो प्लेटफॉर्म अभी भी हम बना नहीं पा रहे। देखिए, इसमें क्लियर है कि आज जब चाइना और अमेरिका, इंडिया के बीच में आज 15-20 साल पहले जब चीजें स्टार्ट हुई, तो इंडिया आईटी में चला गया और चाइना मैन्युफैक्चरिंग में चला गया। हम एक सर्विस सेक्टर की इकोनॉमी बन गए और चाइना पूरे वर्ल्ड का मैन्युफैक्चरिंग हब बन गया। ये सब स्टार्ट हुआ सन 2000 से। मैं खुद 2002 से लेकर 2005 में चाइना में जाके 2 जॉइंट वेंचर कर चुका। मुझे पता उस समय चाइना का क्या माहौल था, और इंडिया सर्विस सेक्टर में, आईटी में, इन्फोसिस जैसी कंपनी आगे बढ़ रही थी, तो हमने एक सेगमेंट सेट किया कि हम सर्विस सेक्टर में जाएंगे, और चाइना 20 साल में पूरे वर्ल्ड का मैन्युफैक्चरिंग हब बन गया और उससे दुनिया भर की इंडस्ट्रीज को किल कर दिया। नॉट ओनली इन इंडिया, यूरोप में, अमेरिका में, सब जगह इंडस्ट्रीज को बंद करा दिया। अब आप देखिए, जो 20 साल का सफर था उसको अपन 2 महीने में पूरा नहीं कर सकते। बिल्कुल। तो फिलहाल तो अजय जी ये मान सकते हैं हम कि डिप्लोमेटिक तरीके से, डिफेंस के तरीके से इस मामले को सॉर्ट आउट करना चाहिए। अभी हालात ऐसे नहीं है कि हम तुरंत डिसीजन कर दें कि इसके अलावा मेरा ये भी निवेदन है कि इसको लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से सरकार को इमीडिएटली अलग अलग इंडस्ट्री सेक्टर में एक टीम बनानी चाहिए और ये सोचना चाहिए कि किस प्रोडक्ट का इम्पैक्ट नहीं है, उसको तो आप ड्यूटी बढ़ा दीजिए। आज जैसे चप्पल है, खिलौने हैं, स्टील है, यानी कि 20 लाख करोड़ के जो पैकेज है उसे सार्थक बनाने के लिए धरातल की टीम को लेना होगा। एसी कमरों में बैठ के ब्यूरोक्रेट्स जो तैयार कर रहे हैं वो नहीं होगा सर, नहीं हो पाएगा। मैं मदन राठौर साहब के पास जाना चाहूंगा। राठौर साहब, राहुल गांधी ने सवाल उठाया, जयशंकर जी ने जवाब दिया। राहुल गांधी का ये कहना था कि निहत्थे जवानों को नहीं भेजना चाहिए था, भेजा क्यों गया, किसके कहने पे भेजा गया, सपोर्टिंग पेट्रोलिंग टीम क्यों नहीं दी गई उन्हें? एस जयशंकर जी ने क्लियर कर दिया उनके ट्वीट के बाद, रीट्वीट करके भी,
कि जब पोस्ट छोड़ते हैं तो उसके बाद वेपन्स होते हैं, लेकिन समझौता जो है ये समझौता 1993 से और 96, 2003, 5 और नरेंद्र मोदी जी का जो वक्त है उसमें भी जब अभी एग्रीमेंट हुआ उनका पहले कार्यकाल में शायद $10 बिलियन का ट्रेड एग्रीमेंट हुआ कि भारत और चाइना के बीच में जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट है उसको लेकर के बड़ी एक उम्मीदें भी बनी थी। हम ये भी मान के चल रहे थे कि हाँ बिल्कुल कुछ चीजें बदलेंगी। गांधीनगर में मोदी साहब ने बुलाया भी उनको, झूला भी झुलाया और डोकलाम में उन्होंने अपना असर भी दिखा दिया। तो यहाँ बात सही है कि कुछ चीजें ऐसी हैं कि चाइना का भरोसा नहीं कर सकते, लेकिन कुछ चीजों को लेकर के सावधानी के साथ साथ हमें कुछ एक्सपर्ट्स की राय को समझना भी होगा। लेकिन मेरा एक सवाल है यहाँ पे आपसे, दोनों पॉलिटिकल पार्टीज के लीडर बैठे हुए हैं, आप लोग किसी मुद्दे को लेकर के राजनीतिक दलों का भरोसा क्यों टूट रहा है? मैं ये जानना चाहता हूं आप दोनों से ही। सेना वहां लड़ रही है, पब्लिक में आक्रोश है, लेकिन राजनीतिक दल ये भरोसा क्यों नहीं करते हैं कि अगर कहीं पे भी कोऑपरेशनल मूड पे या मोड पे जो लोग हैं वो निश्चित रूप से कुछ ना कुछ कर रहे हैं, क्योंकि देश के प्रति, जनता के प्रति उनकी जवाबदेही है। ये सवाल सर मेरा इस वजह से, राहुल गांधी ने जो पूछा है उससे मुझे मतलब नहीं है कि उनका अपना विचार है, लेकिन मैं सवाल इस वजह से पूछ रहा हूं कि जब हम अपोजिशन में होते हैं सवाल खड़ा करते हैं और जब सत्ता की कुर्सी पे होते हैं तो उसे जायज ठहराते हैं, ये डिफरेंस क्यों है? देखिए, राहुल गांधी जी ने जो सवाल किया उसका जवाब तो भगवान सिंह जी ने सबसे पहले दे ही दिया कि वेपन्स उनके साथ में थे नहीं थे, या वेपन्स का उपयोग कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, किस प्रकार की इनकी ट्रीटी है, किस प्रकार का समझौता है, और जब वेपन्स का उपयोग करते हैं तो किस प्रकार की परिस्थितियां अचानक पैदा हो जाती है, यानी किन परिस्थितियों में कैसे हमला हुआ, क्या हुआ, ये सारा भगवान सिंह जी ने अच्छी तरह से जवाब दे दिया। तो राहुल गांधी जी का फौज से कभी वास्ता पड़ा नहीं है, इसलिए वो इस बात को अच्छी तरह से जानते भी नहीं है। दूसरी बात मैं आपसे बताऊं, देखिए अभी भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ने कल 19 तारीख को सर्वदलीय बैठक बुलाई है। सबके साथ बैठ करके विचार विमर्श, यानी इसमें कहीं भेदभाव नहीं है। जहां देश का मामला है वहां हम राजनीति नहीं करते, जहां पहले नेशन फर्स्ट है हमारे लिए और सबके लिए नेशन फर्स्ट होना चाहिए। कोई फौज पर अंगुली उठाता है तो मैं ऐसा क्यों लग रहा है सबके लिए नहीं है जी? सबके लिए ऐसा क्यों लग रहा है सबके लिए नेशन फर्स्ट नहीं है? नेशन फर्स्ट होना, ये राष्ट्रीय चरित्र का अभाव है। जहां पर नेशन फर्स्ट जो नहीं मानता है तो मैं सोचता हूँ उसमें नहीं, बीच में नहीं बोलते। देखिए मैं आपसे एक बात, नो गलत सिंह जी, भगवान सिंह जी, हमारी परंपरा नहीं है, बीच में नहीं बोलना है। जब आपका मौका है तब आप बोलना, आप इस प्रकार क्यों बोलिए? राठौर साहब आप बोलिए, वही आदत आपको पड़ती जा रही है। राठौर साहब को अपनी बात पूरी करने दीजिए, मैं आपके पास लौटूंगा। राठौर साहब बोलिए। हाँ, तो मैं ये कहना चाहूंगा कि राहुल गांधी जी ने कब कब क्या क्या कहा। देखिए, सेना पर वो अविश्वास करते हैं, जब सर्जिकल स्ट्राइक हुआ तो पता नहीं वो क्या क्या सवाल कर रहे थे वो। मैं सोचता हूँ कि इससे ज्यादा शर्मनाक बात और क्या हो सकती है। हमारी सेना पर गर्व करना चाहिए, सेना कभी कमजोर नहीं है। आज देश के प्रधानमंत्री ने दुनिया में एक ऐसी स्थिति बनाई है कि वहां पर चारों ओर से हमको समर्थन मिलेगा, अमेरिका से मिलेगा, फ्रांस से, ऑस्ट्रेलिया से, जापान से, जर्मनी से, और जो चीन के विरोध में ताइवान है, कोरिया, साउथ कोरिया वो जो येलो सी पर है, वियतनाम है, दक्षिण चीन सागर, हांगकांग, मलेशिया, ये सब परेशान है। ये सब जब चीन से परेशान है तो निश्चित रूप से वो हमारे साथ जुड़े हैं। ये हमारे देश के प्रधानमंत्री ने ये पूरा प्रयास किया कि वो हमें किस प्रकार से सहयोग मिल सके। आज देखिए, पाकिस्तान को कटघरे में खड़ा किया, चीन को हमने डोकलाम में पीछे हटाया, और आज 6 घंटा मीटिंग हुई है हमारे अधिकारियों की, 6 घंटे से अधिक भारत और चीन के अधिकारियों की मीटिंग हुई है। उसमें भी ये तय हुआ है कि 23 तारीख को फिर से बैठेंगे, वो अधिकारी स्तर पर बात करेंगे और तय करेंगे। चीन का विदेश मंत्री जो है वो भी ये बात कह रहा है कि हम अभी कोई युद्ध करना नहीं चाहते। वांग जी और जयशंकर प्रसाद की आज ही मीटिंग हुई है, इनकी मीटिंग्स हो रही है, तो वो आज इस स्थिति में आया ना कि हमारे साथ बैठ करके समझौता करे। तो भारत के इस समय देखिए, मैं आपसे एक बात बताऊं, विक्रम सिंह जी जवाब देंगे अपना, कि जब देश पाकिस्तान और भारत का युद्ध हुआ था तो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने इंदिरा गांधी जी को भी और सम्मान से और कहा था कि ये कोई कम नहीं है, ये दुर्गा का रूप है हमारे यहाँ। वही कह रहा हूँ आपसे, अब क्या हो गया? अब क्या हो गया? हाँ, मैं यही कहना चाहता हूँ, इनमें अब क्या हुआ कि राजनीतिक दलों का सब्र टूट रहा है, एक दूसरे का भरोसा कह रहा हूँ कि देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, विक्रम सिंह जी से आप जवाब पूछ लेना कि जब ये कोरोना आया उससे कुछ दिन पहले ही
और राहुल गांधी जी चीन जाकर करके आए और शी जिनपिंग से वार्ता करके आए, क्या जरूरत थी? उसके बाद में कोरोना संकट पैदा हुआ। अरे वो किस प्रकार की बात कर लेते हैं? ऐसा क्यों? इस समय देश के साथ कंधे से कंधा लगा करके लगना चाहिए। देश में जो सरकार है, जो निर्णायक है, जो निर्देश दे सकती है, उसके साथ में साथ जुड़ करके आप सुझाव दीजिए ना, अच्छा सुझाव दीजिए। आपका सुझाव हम महत्व देंगे, उसको सार गर्भित सुझाव दीजिए, जवाब देता हूँ, सुझाव दीजिए। विक्रम सिंह जी से जवाब देता हूँ सर, मैं विक्रम सिंह जी से जवाब दिलवाता हूँ आपको। विक्रम सिंह जी, आपने सुना? जी, मैंने सुना। सर्वप्रथम तो मैं सैनिकों की जो शहादत हुई है, सब सैनिक भाइयों को नमन करता हूं और उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। दूसरी बात, ब्रिगेडियर साहब के और आनंद गुप्ता जी के जो विचार हैं, वो भाजपा के प्रवक्ता को ध्यान से सुनने चाहिए थे। उन्होंने कितनी सच्चाई और साफ गोई से अपनी बात रखी है, उस पर विचार करने की जरूरत है। आप हर बात में राजनीति करते हैं। मोदी जी से लेके नीचे का सड़क का आपका जो कार्यकर्ता, आम गली का कार्यकर्ता, वो उसकी भाषा एक है। दूसरी बात, ये आपने अभी फरमाया भाजपा के प्रवक्ता ने, राहुल जी को सेना का क्या अनुभव है? क्यों मोदी जी तो सेना में रह के देश सेवा करके आए हैं क्या? किस तरह की बातें करते हैं? सेना की पर किसी ने कभी कोई क्वेश्चन नहीं उठाया। हमने पूरे देश ने 125 करोड़ जनता ने सेना के का सम्मान किया है और सेना के साथ खड़ी है। और आज जो जिस परिस्थिति में राहुल जी ने सवाल किया है, वो राहुल जी का सवाल नहीं है, वो एक आम आदमी का सवाल है। ये लोग बंद कमरों में बैठ के इस सवाल को सुनना नहीं चाहते। आप सड़क पर देखिए, आप राहुल जी का सवाल है, वो 125 करोड़ जनता के मन में सवाल है, उसी को राहुल जी ने बोला है। ब्रिगेडियर साहब ने बताया, उससे मैं बिल्कुल सहमत हूं, क्योंकि उनको जितना अनुभव है हम में से किसी को भी नहीं, और वो सच्चे सैनिक है। उन्होंने सारी सिस्टम को बताया कि किस तरह से दूसरे पेट्रोलिंग होती है, किस तरह से पेट्रोलिंग का सिस्टम है। मान ली बात। दूसरी बात यह है कि चाइना पे जब भी भरोसा किया है, चाइना ने हमारी पीठ में चूरा भोंका है। इससे पहले लगभग 3 बार आम का सामना हो चुका है, धक्का मुक्की हो चुकी है, 4-5 सैनिक हमारे जान गंवा चुके हैं। आप फिर भी चाइना पर भरोसा कर रहे हैं? क्यों नहीं साथ साथ पेट्रोलिंग और व्यवस्था की गई? चाइना जब ड्रोन से देख सकता है, हमारे यहाँ तो जब राजनीतिक पार्टियों के प्रदर्शन होते हैं, तब तो मोदी जी और शाह साहब बैठ के ड्रोन से उनका सर्वेलेंस करते हैं। और हमारी सेना जब पेट्रोलिंग कर रही है, उसके पास क्यों नहीं है ड्रोन? आप ये बताइए मुझे। सेना के पास ड्रोन होते हैं, सारा मैं चलिए लौट रहा हूं आपके पास। मैं वापस आ रहा हूं सर आपके पास, वापस लौटूंगा आप लोगों के पास में। मैं यहाँ छोटा सा एक ब्रेक लूंगा, ब्रेक के बाद हम जल्द लौटते हैं। बने रहिए आप जन टीवी के साथ। समाज के अंतिम पंक्ति के अंतिम व्यक्ति की खबरें, देश की दिशा और दशा बदलती राजनीति की खबरें, धोखा, विश्वासघात और अपराध की खबरें, जमीन पर चमकते चांद सितारों की खबरें। हर खबर से रहिए बाखबर, हर खबर की तह तक। जन टीवी, जन जन की आवाज। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं खास खबर। बात कर रहे हैं कि गलवान घाटी में जो कुछ हुआ, उसके बाद देश में आक्रोश है। आक्रोश व्यर्थ ना जाए, शहादत व्यर्थ ना जाए, इसे हम कैसे, क्योंकि देश को संतुष्ट करना है, देश जवाब भी जानना चाहता है। लेकिन ये तय भी माना जाना चाहिए कि जब भी जो भी सरकारें होंगी,
वह अपने हिसाब से जो कुछ कर सकते हैं शायद बेहतर तरीके से उस पोजीशन पे अपना डिसीजन लिया होगा, लेकिन ये राजनीतिक दलों को तय करना है कि वह इसको किस तरह से देखते हैं। अभी मदन राठौड़ साहब ब्रेक से पहले बता रहे थे कि इंदिरा गांधी का जो दौर था, पाकिस्तान से युद्ध जीते, बांग्लादेश को अलग कराया, और उस वक्त शास्त्री जी के वक्त जब चाइना से युद्ध हुआ, तो ये तमाम जो चीजें हैं निश्चित रूप से वह दौर एक अलग था, राजनीतिक दलों के साथ में डायलॉग हुआ करता था, उसके साथ ही एक भरोसा लिया जाता। लेकिन अभी दौर बदल रहा है, ना सत्ता पक्ष को दूसरों पे ज्यादा भरोसा है, ना प्रतिपक्ष उस बात के लिए ज्यादा सब्र कर सकता है। ये हालात कुछ बनते जा रहे हैं। मुझे लगता है कि डिप्लोमेटिक पोजीशन में भी और देश के लिए उचित नहीं है, ये राजनीतिक दलों को तय करना है। ये बात ठीक है कि 19 तारीख शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बैठक बुलाई है, सर्वदलीय बैठक, लेकिन इसमें कई तरह की चीजें होंगी, लेकिन थोड़ा हमें सब्र करना होगा। इनका जवाब किस तरह से आ सकता है? कई चीजें हैं कि जैसे बताया जा रहा है कि वहां पे एक दिन की ये स्थितियां नहीं हो सकती कि एक ही दिन में इस तरह के हालात बन जाए। तनाव था तो राजनीतिक पार्टियों के साथ में या डिफेंस के साथ में किस तरह की क्या चीजें रही, ये तो खैर चले बैठक का हिस्सा है, बैठक में पता लगेगा। मैं भगवान सिंह जी के पास वापस जाना चाहूंगा। ब्रिगेडियर साहब, एक चीज हम जानना चाहेंगे, ये क्या एक दिन का की स्थितियां थी ये, जिस दिन ये घटना 15 तारीख की रात को ही बताया जा रहा है कि 15 तारीख के सांझ 4 बजे से रात 12 बजे तक का घटनाक्रम है ये सारा, और मंगलवार को इस बात का पता लगता है। किस तरह से देखा जाए, पहला दिन का ये एक ही दिन का मामला था या कई दिनों से चला आ रहा था जिसको ये इस स्थिति तक पहुंचा दिया गया या पहुंच गया? क्या किस तरह से देखा जाए इसे? देखिए, बात यह है, मैं आपके सवाल का जवाब दूं इससे पहले थोड़े बेसिक हमारे सिस्टम की जो कमियां हैं मैं वो बताना चाहता हूं। पहली बात तो आप देखिए, हमको एक मीडिया से पता चला सभी को कि एकदम से पूरी 3,500 किलोमीटर की जो LAC है वो एक्टिवेट हो गई है और चाइना के स्ट्रेंथ में आके उनकी आर्मी बैठ गई है उधर। ये स्थिति हुई कैसे? पहले तो इसकी जड़ ये है कि हमारे यहाँ 2 एडवर्सरी हैं, एक पाकिस्तान है, एक चाइना है, जिनमें आर्मी की जो छे है बॉर्डर मैनेजमेंट में या इंटरनेशनल रिलेशंस विद द एडवर्सरी है, उनमें उनका से है। वहां पाकिस्तान में आप किसी भी सिविलियन गवर्नमेंट से एग्रीमेंट करो, वो आर्मी उसको अप्रूव करती है। चाइना में स्थिति यह है कि चाइनीज आर्मी चाइनीज सरकार के नीचे नहीं है, वो उनकी पार्टी के नीचे है। ये देख लीजिए कि दोनों गवर्नमेंट में एग्रीमेंट हुआ, 6 जून को ही हो गया कि डी-एस्केलेशन होगा, और उसके बाद में जब डी-एस्केलेशन होगा इसका मतलब है कि आप पीछे हटेंगे। तो चाइना जो वेस्टर्न थिएटर कमांडर है उन्होंने बोल दिया कि नो, आर्मी डोकलाम से नहीं हटेगी। उनकी चाइनीज सरकार का एग्रीमेंट को उन्होंने उल्लंघन कर दिया। ये एक घटना 15 तारीख से पहले की है। ये जो मीडिया से हमें खबर मिली है कि उनके वेस्टर्न थिएटर कमांडर ने एग्रीमेंट नहीं माना है। नाउ ये बताइए, 2 सरकारों के बीच में एग्रीमेंट हो गया और उनके आर्मी कमांडर ने उसको नकार दिया, और उसके बाद हमारी 15 तारीख को ये पेट्रोल जा रही है। तो पहली बात तो हमें उनकी समझ पहले ही होनी चाहिए थी। दूसरा ये बताइए, बॉर्डर मैनेजमेंट में आपको जाके बैठा दिया, आर्मी ने डील करनी है सिचुएशन को, इसका बॉर्डर मैनेजमेंट की जिम्मेवारी ITBP की है जो होम मिनिस्ट्री के नीचे आती है। आप पीस टाइम पे आप आर्मी का कोई रोल नहीं है बॉर्डर में, खाली अपना ट्रेनिंग करना और उसी इलाके में वाकिफ होना, ऑपरेशनल तैयारी करना। बल्कि जो घटना हो रही है, उनकी जो सिटरप जाती है वो ITBP से होम मिनिस्ट्री में जाती है। ना ये बताइए मेरे को, जब जिम्मेवारी आर्मी की है बॉर्डर की आगे लड़ाई में, यदि एकदम से आके बैठ के डोकलाम में एक दिन में नहीं बैठे हैं, वो कब से चले होंगे। यदि आर्मी की पेट्रोल वहां होती तो वो क्या उनको बैठने देती ना? दूसरी बात, आप ये देखिए, 1.5 महीने से भारतीय सरकार ने ये स्पष्ट नहीं किया कि चाइनीज हमारी एरिया में आके बैठे हैं, जो हम अपना एरिया मानते हैं। LAC का जो एरिया है वो हमारा, जो परसेप्शन है वो हमारा है, एज पर अस। उनका परसेप्शन कुछ भी हो सकता है। सर, मैं एक चीज और जानना चाहूंगा ब्रिगेडियर साहब, एक चीज और जानना चाहूंगा। मुझे एक चीज बताइए, मैं सिक्योरिटी लैप्सेस तो नहीं कहूंगा इसे, लेकिन ये कह सकते हैं हमारे इंटेलिजेंस का फेलियर भी था कुछ, या अगर इनपुट्स थे तो हम कहीं उसको फेस नहीं कर पाए? नहीं, आप ये देखिए, इंटेलिजेंस का फेलियर, ये मेरा
मेरे मुंह से ये कहना ठीक नहीं लगता, क्योंकि इतना मेरे को नॉलेज नहीं है कि अपनी इंटेलिजेंस फेल हुई, सरकार के पास क्या इंटेलिजेंस मिली, उन्होंने क्या रिएक्ट किया, ये पूरा तजर्बा मुझे है भी नहीं, पता भी नहीं है। लेकिन मैं जो बता रहा हूं कि खामी क्या रही होगी, खामी ये रही होगी कि जब उनका बिल्डअप हो रहा है, आर्मी की उसमें उस एरिया में प्रेजेंस नहीं है, आर्मी डेप्थ एरिया में है, ट्रेनिंग कर रही है, ऑपरेशनल तैयारी कर रही है, जो भी कर रही है, ये आईटीबीपी के ट्रुप्स बैठे हैं, सिविल पुलिस बैठी होगी, या जो होम मिनिस्ट्री के नीचे जो आते हैं वो एलिमेंट्स बैठे हैं उधर, उनको खबर पहले मिली है, होम मिनिस्टर को पहले मिली है, डिफेंस मिनिस्टर को मिलनी चाहिए सबसे पहले। तो आप ये बताइए, जहां बॉर्डर पे कोई एक्टिविटी हो रही है जिसका जवाब आर्मी ने देना है, तो पहले आर्मी को सबसे पहले पता चलना चाहिए ना, आर्मी को पता है ही नहीं। तो आप ये स्थिति कोई आज भारतीय जनता पार्टी की नहीं है, ये पहले जमाने से ही चलती आ रही है ऐसी स्थिति कि आईटीबीपी डायरेक्ट होम मिनिस्ट्री के नीचे आएगी। मैं नागालैंड में सर्विस करता था, वहां काउंटर इंसर्जेंसी में 68, 69, 71 के बीच में असम राइफल आर्मी के अंडर में होती थी, असम राइफल्स होम मिनिस्ट्री के नीचे आती है, लेकिन ऑपरेशनल पर्पस के लिए बॉर्डर के एरिया में और काउंटर इंसर्जेंसी के रोल में हमारे नीचे होती थी। तो इसी तरह से आईटीबीपी यदि बॉर्डर मैनेजमेंट करती है, जैसे एलएसी के ऊपर पाकिस्तान के साथ में बीएसएफ के ट्रुप्स होते हैं, वो आर्मी के अंडर में होते हैं, वहां पे आर्मी जिम्मेवार है अपने एलसी के लिए, लेकिन यहाँ आईटीबीपी आर्मी के नीचे क्यों नहीं है, मैं ये पूछना चाहता हूँ। यदि आर्मी के नीचे होती तो आर्मी की जिम्मेवारी होती कि क्या हो रहा है। तो इश्यूज हैं जिनको अभी भी सॉर्ट आउट करने की आवश्यकता है। एक बार डिफेंस के जो एक्सपर्ट्स हैं उनके साथ सरकार को चर्चा करनी चाहिए, और निश्चित रूप से कर भी रही होगी कि ये एलएसी का मामला पहली मर्तबा नहीं है, लंबे समय से चलता आ रहा है। लेकिन नई बात यह है कि 45 ईयर्स के बाद में ये जो कुछ स्थितियां बनी है, खून खराबा वो पहली बार हुआ है। तो ब्रिगेडियर साहब, मैं वापस लौटूंगा आपके पास में। आपका साफ कहना है कि ये एक दिन की स्थितियां नहीं है, कुछ लंबे समय से चीजें चलती आ रही होंगी, उसके बाद ही ये कुछ हुआ है। लेकिन इसको देश को सामने सरकार किस तरह से बताती है, क्या इनपुट्स हैं, ये तो सर्वदलीय बैठक जब होगी तभी पता चल पाएगा। मैं अजय जी आपके पास आना चाहूंगा। मैं जब ब्रेक से पहले आपसे जानना चाह रहा था कि ये कितना तार्किक होगा कि आज हम बिल्कुल ये कह देते कि आक्रोश अलग चीज है, और आप ठंडे दिमाग से सोच करके उसे प्रैक्टिकली विचार करें, वो थोड़ा डिफरेंट होता है। आक्रोश तो मेरे में भी, आप में भी होगा निश्चित रूप से। कौन सुनना पसंद करेगा कि हमारे 20 जवान शहीद हो जाएं, किसी को बर्दाश्त नहीं हो सकता ये। लेकिन तार्किक, यहां बात आती है तार्किक तरीके से उसे विचार करने का या फिर उसका जवाब देने का, उसे किस तरह से देखा जाए। क्या तुरंत में हम कह सकते हैं कि हाँ बिल्कुल कल से एक तरह से लॉकडाउन की तरह कि कल से लॉकडाउन, ना चाइनीज को हम प्रोडक्ट को लेंगे ना देंगे, कुछ ऐसा संभव है? अगर संभव है तो कितना तार्किक होगा? नहीं, सिंबॉलिकली संभव है जो हो रहा है। आप सिंबॉलिकली कर रहे हैं कि हम कह रहे हैं कि हम रात को चाइनीज प्रोडक्ट, तो सिंबॉलिकली है, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। आज के जमाने में जो इन्वेस्टमेंट आता है वो सब शेयर से आता है या कंपनियां होती हैं। अभी स्थिति यह है साहब कि आप चाइनीज कंपनियों ने इतना ज्यादा परचम लहरा रखा है कि उन्होंने अमेरिकन और ब्रिटिश कंपनियों को खरीद रखा है। अब आप इंडियन और ब्रिटिश कंपनियां जब इंडिया में आएंगी, जैसे वो अमेरिका के इंडिया के नाम से आएंगे, देखिए कंपनी का सीईओ एमडी कोई और होता है, शेयर होल्डर जो असली मालिक होते हैं वो तो दिखते ही नहीं आपको। तो वो जब इन्वेस्टमेंट आएगा तो वो बड़ा कॉम्प्लेक्स डैन है आज की तारीख में। आज इकोनॉमिक्स और इन्वेस्टमेंट और बिजनेस एक बड़ा कॉम्प्लेक्स डैन है, उसको समझना इतना आसान नहीं जितना आसान अपन समझने की कोशिश कर रहे हैं। एक चीज मैं आपको और निवेदन करना चाहूंगा कि मोदी साहब ने, गवर्नमेंट ने इंडिया और चाइना के बीच में इकोनॉमिक रिलेशंस को बहुत बढ़ाया है। हमने एक बैंक खोला, ब्रिक्स बैंक, आपको ध्यान होगा 2015 में ब्रिक्स बैंक खोला गया जिसमें ब्रिक्स नेशन थे, और ब्रिक्स बैंक का हेडक्वार्टर शंघाई में रखा गया, और उसके पहले चेयरमैन थे कामत साहब जो आईसीआईसीआई बैंक के चेयरमैन रहे। और ब्रिक्स बैंक का पर्पज यही था कि ब्रिक्स नेशनों के बीच में वो फंड करेंगे। लेकिन आज की तारीख में यदि आप ब्रिक्स बैंक का डाटा देखेंगे तो उसका ज्यादातर जो इन्वेस्टमेंट है वो इंडिया और चाइना के बीच में बिजनेस बढ़ाने को लेके है, और बिजनेस बढ़ाने का नतीजा ये निकला कि हम आज इंपोर्ट एक्सपोर्ट में हमारा डेफिसिट 6 गुना हो गया। अब आप देखिए जो अब इतना चीजें हुई, अब उसको एकदम से अनलॉक कैसे कर सकते हैं? जी, लेकिन एक सवाल सर, यहाँ अजय जी एक सवाल है यहाँ पे, क्या वास्तव में अब वक्त आ गया है कि सरकार को उसी नजरिए से देखना चाहिए? हमारे यहाँ पे क्या नहीं है, लैंड हमारे यहाँ पे है, पानी हमारे यहाँ पे है, एनर्जी हब बताया जा रहा है कि हमारे यहाँ पे सौर ऊर्जा बन सकती है, हमारे यहाँ पावर एनर्जी बन सकती है, विल्ड एनर्जी बन सकती है, तमाम जो चीजें हैं, नदी हमारे यहाँ पे प्रोडक्शन हम कर सकते हैं। तो ऐसा क्या है कि आज तक सरकारें उस ओर आगे ध्यान नहीं दे रही है? ये जो बात बता रहे हैं आप मेरे को, 2000 के बाद ही चाइना की तस्वीर बदली, वो एक हब बन गया 20 साल के अंदर,
और हम इसमें, मैं नहीं कहता कि 20 साल का सफर हमारा यूं ही हो गया, हमने टाइम को बर्बाद कर दिया। निश्चित रूप से हम भी हमारी कैपेबिलिटी जो है उसको शो की है, लेकिन क्या अब इस दिशा में सोचने का हमें देखना चाहिए कि एक लोग जो जिनको तजुर्बा है कि आज बहुत सारे इंडियंस है जो अमेरिका के साथ, चाइना के साथ में ज्वाइंट वेंचर पे काम कर रहे हैं। जैसे आपने भी कहा कि मैंने भी 2 अपने प्रोडक्ट्स को लेकर के काम किया वहां पे। तो कुछ इस तरह के इनपुट्स, क्योंकि बजट से पहले बहुत सारे डायलॉग्स होते हैं, बुलाया जाता है, लेकिन उसके बाद में जब देखते हैं तो लोग कहते हैं सब औपचारिक तो है, ये तो जाते हैं चाय पीते हैं उसके बाद में वापस आता है। कोई किसी ऑर्गेनाइजेशन की सुनवाई होती ही नहीं है। वही होता है जो ब्यूरोक्रेट्स पहले से खाका तैयार करके रखते हैं, उसी पर ठप्पा चलता है। क्या वास्तव में अब वक्त आ गया है, या हम केवल कहते रहेंगे कि दुनिया भारत की तरफ देख रही है, 1000 इंडस्ट्रीज भारत में आना चाह रही है, ये केवल हम बस ये कहते रहेंगे कि कुछ धरातल पे अब कुछ देखने की आवश्यकता है? सर मैं एक निवेदन करना चाहूंगा इसमें कि आज की तारीख में 2 शब्दों की जरूरत है हमारे को, एक तो स्पीड और एक ब्यूरोक्रेसी इंटरवेंशन को खत्म करना। और हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री इतने स्ट्रांग है कि उनमें अकेले में खूबी है कि उन दोनों चीजों को वो स्पीड अप कर सकते हैं। और ये सोचना पड़ेगा हमें, क्योंकि हमारे पास, जैसे आपने कहा, हमारे पास जमीनें हैं, हमारे पास स्किल्ड है, हमारे पास कॉलेजेस हैं, हमारे पास टेक्निकल इनपुट्स है और हमारे पास टेक्नोलॉजी भी है। लेकिन आज यदि हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री साहब डिसाइड कर लें, मैं जानता हूं कि उनकी डिटरमिनेशन इतनी स्ट्रांग है कि मुझे एक बार बोलना है इस बात मुद्दे पर, 12 बजे हम बंद कर सकते हैं, तो उनकी डिटरमिनेशन इतनी स्ट्रांग है, यदि वो डिटरमिनेट कर लें तो ब्यूरोक्रेसी को स्पीड ला सकते हैं। देखिए इसमें कोई इशू नहीं है, WTO को साथ आप बैठ के ड्यूटी बढ़ाइए, ब्यूरोक्रेसी को कह दीजिए कि कुछ नहीं सुनना, कल मेरे को फैक्ट्री चाहिए, जो गुजरात में करते थे हम, और पूरे देश में करे बिना नहीं होगा सर। और अकेलौते प्रधानमंत्री मोदी साहब वो अकेले कर सकते हैं। मुझे लगता है इसी प्रधानमंत्री, अजय जी, आप जो कहना चाह रहे हैं, हमें अब उस दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। डिपेंडेंसी जो है, डिपेंडेंसी है, उसको हम कम कर सके और दुनिया हमारे पे डिपेंड रहे, हम इस हुनर को काम लें। मुझे लगता है काबिलियत में हिंदुस्तान में कोई कमी नहीं है। ये देखिए, आज बात सही है कि हम गलवान घाटी को लेकर के ये चर्चा में चर्चा चल पड़ी है, लेकिन अब निश्चित रूप से आप पैकेज के साथ साथ सरकार को इस बात पे भी गौर करना चाहिए कि इंडस्ट्रियलिस्ट अगर फॉरेन से कोई माइग्रेंट होकर के आ रहा है या फिर वह कोई कुछ करना चाह रहा है, उसके पास में अपना कोई आइडिया है, तो उस पर जरूर विचार करना चाहिए। मुझे लगता है कि सक्षम है सरकार, वर्षों बाद एक क्लियर मेजोरिटी के साथ में कोई सरकार है जिसमें किसी तरह का कोई सरकार सर मैं एक चीज और बोलना चाहूंगा, सरकार इतनी स्ट्रांग है और उनकी विल पावर इतनी स्ट्रांग है कि आज हम 60 सालों में एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स नहीं कर पाए, उन्होंने 12 से लेकर 15 मई तक एग्रीकल्चर में वो रिफॉर्म्स कर दिए जो कोई गवर्नमेंट की हिम्मत नहीं थी कर सके। तो आज मोदी सरकार में डिटरमिनेशन बहुत स्ट्रांग है और उनको देखिए, चाइना आज एडवांटेज इसलिए उठा रहा है कि उसको पता है कि आज इकोनॉमिक डिपेंडेंसी, प्रोडक्ट डिपेंडेंसी इंडिया की हमारे बहुत बड़ी है। यदि आज चाइना को एहसास करा दिया जाए कि इंडिया आप चाहे संघर्ष कर लेगा, प्रोडक्ट कम बना रह जाएगा, लेकिन 6 महीने में, साल भर में आपका इंपोर्ट कम हो जाएगा, तो चाइना की इतनी हिम्मत नहीं हो सकती कि वो बार बार इस टाइप की बॉर्डर में हाथ, मतलब इस ढंग की हिमाकत करे। तो कहीं ना कहीं हमें इस चीज में बहुत स्ट्रांगली आगे बढ़ना पड़ेगा। और इंडिया में सारे इनपुट्स है सर, सारे इनपुट्स हैं, यहां से रॉ मटेरियल जाता है और फिर स्टील हम लाते हैं, और स्टील की बहुत बड़ी बड़ी कहानी है, कहीं ना कहीं हमें एड्रेस करना जरूरी है और अब वार फुटिंग पे एड्रेस करना पड़ेगा। अब ये मेरे को जो लगता है, क्योंकि मैं तो, आप जानते हैं, मैं इकोनॉमिस्ट भी हूं और इंडस्ट्री एडवाइजर भी हूं और इन्वेस्टमेंट एडवाइजर भी हूं, तो आज की तारीख में वार फुटिंग, स्पीड और ब्यूरोक्रेसी हर्डल्स को कम करना, इन 3 चीजों के अलावा मेरे को नहीं लगता कोई दूसरा ऑप्शन है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि चलिए परिस्थितियां हैं, लेकिन इनको हमें एक लेसन की तरह लेना चाहिए, हमारी डिपेंडेंसी, क्योंकि आज जो आवाज उठ रही है निश्चित रूप से वो एक दिशा बदल सकती है। वो जिस तरह से उत्साह को हम उसी तरह से लेते हैं, इस आक्रोश को भी इसी तरह से देखा जाना चाहिए। लोगों से बात करनी चाहिए कि, और बात सही है कि 1000 यूनिट्स की आप बात तो कर रहे हैं कि लॉकडाउन के दौरान हमारे पास इतनी चीजें आ रही हैं, लेकिन जो अजय जी बता रहे हैं उन फैक्ट्स के साथ, वियतनाम जैसे देश के अंदर चली गई इंडस्ट्री, जो हम अभी तक यही कह रहे हैं कि दुनिया हमारी तरफ देख रही है। तो देखने के अलावा हमें प्रैक्टिकल भी कुछ करना होगा, ताकि एक भरोसा जो है वो यहाँ के व्यापारी का और दुनिया का बन सके कि हिंदुस्तान में आज भी निवेश हमारे यहाँ पे बहुत ज्यादा नहीं है। हम ये देख सकते हैं, आंकड़े बताते हैं कि हमारा एक्सपोर्ट वो ज्यादा नहीं बढ़ पा रहा है और इंपोर्ट जो है वो काफी बढ़ गया है। तो हमें ध्यान देना चाहिए कि किसी भी देश के लिए सफलता वह कही जाती है कि आपका एक्सपोर्ट तो बढ़ रहा है और इंपोर्ट कम हो रहा है, यानी कि आप दूसरे मुल्कों पर डिपेंड कम है, आप पे डिपेंड लोग ज्यादा है। यही आपकी बड़ी खूबी होनी चाहिए। मुझे लगता है कि अब एक इस मंत्र के साथ में इस देश को आगे बढ़ना चाहिए, खासकर ट्रेड सेक्टर में। चलिए राठौर साहब, आपके पास आना चाहूंगा। आप एक व्यापारी भी हैं और निश्चित रूप से एक पॉलिटिकल पार्टी के लीडर हैं, महत्वपूर्ण पदों पे आप रह चुके हैं,
असेंबली के सदस्य भी रहे हैं। यहां मेरा एक सवाल है, जैसे हम कह भी रहे थे अभी, ये एग्रीमेंट्स जो हुए हैं पहले से, पहली बात 1975 के बाद जब भारत और चाइना के बीच में तल्खी रही, लेकिन कोई इस तरह की स्थितियां नहीं बनी उस दौरान भी। 93 में जब नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री बने तो उस वक्त थोड़ी सी बात को आगे बढ़ाया गया। 1996 में एग्रीमेंट और ये सिलसिला चलता रहा लगातार, अटल बिहारी वाजपेयी, नरेंद्र मोदी तक भी, मनमोहन सिंह ने भी किया, तमाम लोग चलते रहे। ट्रेड के साथ में भी करता रहा, बॉर्डर कॉपरेशन को लेकर के भी करता, बातें बनी आगे, जैसे भगवान सिंह जी कह रहे हैं कि वेपन्स जो है आपको जमीन की तरफ झुका के रखने पड़ेंगे, उसमें मैगजीन नहीं होगी। ये तमाम जो चीजें उस एग्रीमेंट्स में है। लेकिन अभी भी देखिए दोनों तरह की बातें हैं कि बॉर्डर पे क्या चल रहा है और देश में आक्रोश अलग है, ये आपको पैरेलल चलाना पड़ेगा। लेकिन भरोसे की जो बात है, मैं पहले भी आप जवाब नहीं दिए, भरोसा क्यों राजनीतिक दलों का टूट रहा है आप लोगों का? सभी का, आज से नहीं, एक दशक की बात कर रहा हूं मैं। एक दशक से हम जो चुनी हुई सरकार है उस पर भरोसा कम करते हैं, और हम जो कुछ भी कहते हैं, खुद कहते हैं, उस पर हम भरोसा ज्यादा करते हैं। देखिए, पहले तो मैं भगवान सिंह जी ने जो बात कही ना, उसमें बताना चाहूंगा कि अभी जैसे आईटीबीपी की जो आपने बात की ना, जब चीफ ऑफ डिफेंस जब एक कर दिया, हमने नया पद सृजित किया था चीफ ऑफ डिफेंस, जिसमें विपिन रावत जी को उसमें रिटायरमेंट के बाद में उसमें लगाया। नहीं सर, वो उससे नहीं करे, विपिन रावत जी वाला डिफरेंट मैटर है, वो कोऑर्डिनेशन के लिए बनाया डिफेंस, जो अपनी तीनों विंग है उनके लिए। आईटीबीपी का अलग इशू है, आईटीबीपी का इशू अलग है कि जो वहां पे बॉर्डर पे जिन फोर्सेस को आप तैनात करते हैं, अलग अलग जगह, असम राइफल्स है, आईटीबीपी है, वहां पर बीपीएम काम करता है, डिफेंस सपोर्ट के पर्सनल मीटिंग होती है, बीपीएम वहां पर काम करता है, वो इनकी नियमित मीटिंग्स होती रहती है। इसलिए ये तो बात सबके सामने है कि बीपीएम की जब मीटिंग्स होती है उसमें अधिकारी स्तर पर बात होती है। लेकिन जैसा अभी बताया गया कि वहां पर पार्टी, जो पॉलिटिकल पार्टी है, वो साम्यवादी पार्टी, वो तय करती है। वहां ये सरकार जो भी निर्णय कर लेती है उसमें वो हस्तक्षेप कर सकती है और उसको अमान्य भी कर सकती है। ये सारी स्थितियां हैं। लेकिन मैं, आपने जो मूल सवाल किया कि हमारे यहाँ पर आपस में समन्वय क्यों नहीं है, विश्वास क्यों नहीं है, इसमें एक ही कारण है कि राजनीति करते हैं लोग। जब आज निर्णायक तो सरकार है, और सरकार जब फैसला करती है और सेना उसमें काम करती है, तो फिर विपक्षियों को भी एक मुखी होकर के सरकार के साथ में राष्ट्रीय चरित्र दिखाना चाहिए। व्यक्तिगत बात नहीं कर रहा मैं, राष्ट्र भक्ति का भाव दिखाना चाहिए। सर मैं वही कह रहा हूँ, इसमें जब कभी भी राजनीति सवाल मेरा इस वजह से, मदन जी सवाल मेरा इस वजह से 2013 का मैं जिक्र करना चाहूंगा यहाँ पे। गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हुए नरेंद्र मोदी साहब का एक बयान आया था कि चाइना जैसे देश को हम 2 मिनट में सबक सिखाते हैं, देश की सरकार कदम क्यों नहीं उठा रही है, ऐसी क्या लाचारी है। मैं यही कहना चाह रहा हूं कि आप लोगों का भरोसा एक दशक से क्यों टूट रहा है आपस में। पहले लीडर्स थे, निश्चित रूप से कोई इंटरनेशनल मैटर्स पे इस तरह से कोई बयानबाजी नहीं होती थी, वो चाहे इंदिरा गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी का दौर रहा हो या फिर और लीडर्स रहे हो, ये कभी इस तरह की बयानबाजी नहीं होती थी। आज क्या हो गया कि हम इतनी बयानबाजी से इतने उत्प्रेरित हो जाते हैं कि परिस्थितियों को बिना समझे कुछ भी कह देते हैं। नहीं, मोदी जी ने जो कहा वो आज भी कायम है, सबक सिखा सकते हैं। देखिए, आज हमने राफेल खरीदा फ्रांस से, पिछली सरकार पर भरोसा नहीं कर रहे थे वो कि वो सरकार कोई काम नहीं, सरकार को कदम उठाना चाहिए था। मैं चीन की बात आपसे बताऊं, आपको मालूम है 1954 में पंचशील समझौता हुआ था, चीन ने उसमें धोखा दिया। आपको मालूम है 62 में और लद्दाख की हजारों मील वर्ग किलोमीटर जमीन उन्होंने और हमसे छीन ली थी। ये अपने सबके सामने है। तिब्बत पर 1950 में कब्जा कर दिया। अक्साई चीन की 37,244 वर्ग किलोमीटर पर और उन्होंने कब्जा कर लिया। 62 में नेहरू जी थे। अभी जो टिया पंगनाक और छब्बा जी घाटी, वहां 250 किलोमीटर पर 2008 में कब्जा किया। जोरावर फोर्ट 250 किलोमीटर, ये 2012 में कब्जा किया। डूम वैली जो 2 एंशिएंट ट्रेड पॉइंट है उस पर, और वहां 13 जो हमारे सीमेंटेड मकान है उन पर कब्जा किया 2008-9 में। मनमोहन सिंह जी की सरकार थी उस समय। तो तब नरेंद्र भाई मोदी ने यह कहा कि आप ये सब क्या कर रहे हैं, क्यों बर्दाश्त कर रहे हैं, क्यों आप चाइना को आंख क्यों नहीं दिखाते हैं, वहां पर क्यों नहीं आप और सबक सिखाते हैं। ये परिस्थितियां ऐसी थी। अभी जो परिस्थितियां बनी, आप चिंता मत करिए। मैं इस देश को विश्वास दिलाता हूं कि निश्चित रूप से मोदी के नेतृत्व में चीन को भी पीछे हटना पड़ेगा। दूसरी बात, अभी जो आपने ये
देश को भरोसा है राठौर साहब, मैं तो कह रहा हूँ सर, देश को पूरा भरोसा है। मैं तो ये कह रहा हूँ राजनीतिक दल, आप लोगों का जो भरोसा टूट रहा है आपस में, उसे बनाइए। देश को पूरा भरोसा है, सुनील सरकार जो भी है मीटिंग करके सबको विश्वास में लेकर एक राय बनाने के लिए कल मीटिंग होने वाली है। मोदी जी ने मीटिंग बुलाई है, सर्वदलीय बैठक। लेकिन मैं दूसरी बात बताऊं, अभी जो मुझे बहुत अच्छा लगा, अजय जी जो बात कर रहे थे, गुप्ता जी, उन्होंने कहा ये देखिए हम रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट कर रहे हैं और उसी रॉ मटेरियल का प्रोडक्ट हम इंपोर्ट कर रहे हैं, ये अच्छी बात नहीं है। इसके लिए मोदी जी ने आह्वान किया कि यहां पर भारत में हम अपने अपने पैरों पर खड़े हो। आज की बात है, आपने समाचार पत्रों में भी पढ़ा होगा कि चीन की एक कंपनी ने और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और चीन के विदेश मंत्री जो भारत में बैठते हैं, राजदूत के साथ में बैठ करके और एक एग्रीमेंट किया है और 20,000 करोड़ की वो कंपनी हिंदुस्तान में लगने वाली है। तो हिंदुस्तान में हम यदि वातावरण बना रहे हैं, अभी एटमोस्फेयर बना रहे हैं कि कम इन इंडिया मेक इन इंडिया, हम आपको जमीन देंगे, हम आपको बिजली देंगे, हम आपको पानी देंगे, हम आपको सुविधाएं देंगे, यहां पर आकर के बनाओ। हिंदुस्तान के अप्रवासी जो नागरिक हैं, जो विदेशों में जाकर के और अपनी योग्यता दिखाते हैं, उनको उनकी योग्यता का उपयोग हम हिंदुस्तान में कैसे ले सकते हैं, इसके बारे में गहनता से विचार कर रहा है, उनको एटमोस्फेयर देने की बात कर रहे हैं। ये बात सही है। आज अमेरिका में भारत के लोग कितने बसे हुए हैं, वहां जाकर के अपना और हुनर दिखा रहे हैं, तो वो हुनर हम यहाँ उपयोग में लें, इसके लिए वातावरण तैयार करते हैं। सर वो हुनर दिखाने के लिए तैयार है, लेकिन ये फ्रेट कॉरिडोर जो है, डीएमएफटी फ्रेट कॉरिडोर बनाया, डीएमएफटी फ्रेट कॉरिडोर किस लिए है? ये इसीलिए है कि यहाँ आइए हमारे यहाँ पर, और हम आपको मार्केट कायदे और फाइल ऐसे होते हैं कि उसमें इंडस्ट्रीज ऊंचा रहता है, उद्योगपतियों को ब्यूरोक्रेट्स लगवाते हैं। ये अजय जी जानते हैं बहुत अच्छे से, कंसल्टेंट में लोगों में सुधार होता नहीं है। हालात ये रहते हैं कि 4-4 घंटे 500 करोड़ के इन्वेस्टर से बात करने के लिए इंडस्ट्रीज के प्रिंसिपल सेक्रेटरी तैयार नहीं होते हैं, 4-4 घंटे वेटिंग में बैठते हैं। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारे यहाँ की स्थिति क्या है। आदतें सुधरते टाइम लगेगा सर, आदतें सुधार रहे हैं, उनकी अधिकारियों की आदतें सुधार रहे हैं, उनको लाइन पे लगा रहे हैं। मैं विक्रम सिंह के पास जाना चाहूंगा। विक्रम सिंह जी, आपके पास आना चाहूंगा। लगातार ये सवाल बीजेपी कर रही है कि राहुल गांधी ऐसा वक्त चुनते हैं कि जिससे देश कमजोर हो, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसका फायदा उठाया जाए। राहुल गांधी को लेकर के ये भी बीजेपी के एक प्रवक्ता ने कहा कि उन्हें हम सीरियसली नहीं लेते हैं, वह कभी भी कुछ भी कह सकते हैं। सर, उनके सीरियसली नहीं लेने से मुद्दे खत्म नहीं हो जाते या कमजोर नहीं पड़ जाते। आप कोविड को भी देखिए, राहुल गांधी जी ने और WHO ने जनवरी में चेता दिया था, ये कह रहे हैं चाइना घूमने गए थे, उनके वक्तव्य देखिए, जो उन्होंने जैसा कहा था कि आर्थिक सुनामी आने वाली है, वो आ चुकी है। भले ही ये कितने मोदी जी के कितने गुणगान करें, मैं कहता हूं अजय जी ने पहला जो वार्ता का जो पक्ष था उसमें बहुत अच्छे और सच्चे सवाल किए थे। अब ये कह रहे हैं कि मोदी जी बहुत अच्छे निर्णय में और सख्त निर्णय आप अभी तक 3 लिए, उन तीनों में व्यापार की क्या हालत हुई है आपने देखा होगा। क्या नोटबंदी से व्यापार को फायदा हुआ है? क्या जीएसटी को जल्दबाजी में और इस तरह से उलट पुलट करके उसमें जितने संशोधन किए, अजय जी आप ईमानदारी से बताइए क्या फायदा हुआ है? चौथी स्थिति आप देखिए, आनन फानन में 4 घंटे में लॉकडाउन करने का नतीजा देखिए, आप कितने केस कम हुए, स्पीड से बढ़े हैं, और यह सरकार बिल्कुल निष्फल रही है, बिल्कुल असफल रही है इस रोग को का। बात ये नहीं है, हमारा फर्ज है जनता की आवाज उठाने का। विरोधी पक्ष क्यों नहीं बोलेंगे साहब? सरकार की कमजोरियां क्यों नहीं बताएंगे? सर दिखाइए। देखिए, व्यापारी जो भी होता है उसका एक भरोसा होता है, वो बहुत ही पॉजिटिव सोच के चलता है कि जो चुनी हुई सरकार है शायद स्थितियां बदलेंगी, उसका अपना एक भरोसा होता है व्यापारी को। ये तो सरकारों को, राजनीतिक दलों को तय करना है कि वो भरोसे को कितना तोड़कर कितना बनाए रखते हैं। आप देखिए, मोदी जी के राज में चाइना से व्यापार 2 गुना हुआ है, और आप अजय जी ने कहा कि जैसे 6 गुना डेफिसिट है, क्यों हुआ है? और आज क्या एफर्ट किया सरकार ने? कोई एफर्ट नहीं किए। और दूसरी बात है कि विपक्षी दलों को हर फैसले से, हर मेजर डिसीजन से इन्होंने बाहर रखा है। अब कह रहे हैं 19 तारीख को, क्यों जी 19 तारीख को क्यों बैठाएंगे? किस विरोधी दल ने मना किया? आप 4 घंटे में लॉकडाउन कर सकते हैं, पूरे देश को बंद कर सकते हैं, आप 4 घंटे में विरोधी दलों की मीटिंग क्यों नहीं बुला सकते? इतने गंभीर मुद्दे पे जिसमें पूरे देश में आक्रोश है, क्यों नहीं आप 4 घंटे में मीटिंग बुलाते? कौन सा विपक्षी दल का? मैं मानना चाहूंगा, चलिए मैं रोकना चाहूंगा विक्रम सिंह जी, अपने डिसीजन में मोदी जी शामिल नहीं करना समय कम है, मैं रोकना चाहूंगा विक्रम सिंह जी, समय कम है, मैं रोकना चाहूंगा। तो लबल वाब यही है कि ये शहादत बेकार नहीं जानी चाहिए, आक्रोश है देश के अंदर, निश्चित रूप से उसको जवाब
सरकार से जवाब मांगते हैं, लेकिन लोकल को लोकल बनाना, केवल किराने का स्टोर, जो किराने का छोटा आपका स्टोर है सिर्फ वहीं तक सीमित मत रहिए। आप वो परिस्थितियां पैदा करिए कि चाइना के भरोसे हम ना रहें, जो आज हम इंपोर्ट कर रहे हैं वो डिपेंडेंसी कम हो। मुझे लगता है कि इस दिशा में काम करना चाहिए। चाइना का इस जो हब बनने का जो सफर है बहुत लंबा नहीं है, हमें विचार करना चाहिए। हमारे पास में टेक्नोलॉजी, हुनर सब है, लेकिन है तो इच्छा शक्ति की कमी है, जिसे मुझे लगता है कि इस पे सरकार को गौर करना चाहिए। अगर हम मजबूत होंगे तो परिस्थितियां निश्चित रूप से हमारी मजबूत होंगी। हम उस ताकत को भी एक एहसास के साथ में लेना चाहिए, तब मुझे लगता है कि परिस्थितियां बदल सकती हैं। लेकिन हम कहेंगे कि इस शहादत को बेकार ना जाने दें। हम सैल्यूट करते हैं, हमारे दर्शक सैल्यूट करते हैं तमाम उन वॉरियर्स को जिन्होंने देश के खातिर अपने प्राणों की कुर्बानी दी है। और आप तमाम अतिथियों का बहुत बहुत शुक्रिया। खास खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।